पाकिस्तान की बात करें तो उसकी परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसा आप सभी को पता है कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत बड़ा है और यहीं पे पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है कि इंडस वाटर जो ट्रिटी है, इंडस वाटर्स जो ट्रिटी है 1960 की ये ट्रिटी है गाइस। ऑलमोस्ट इसको 6 दशक हो गए, 60 साल से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 62 ईयर्स से ये ट्रिटी एग्जिस्टेंस के अंदर है। 3 वॉर्स हम पाकिस्तान से लड़ चुके हैं। उन 3 वॉर को और जो भी जितना भी टेंशन है उन सबको सरवाइव करते हुए ये ट्रिटी इंडस वाटर के जो रिवर के वाटर को शेयर करने की जो ट्रिटी है आज भी इस तरह से बनी हुई है। इंडिया ने यहाँ पे पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है कि हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे क्योंकि आपने इस ट्रिटी का वायलेशन किया है। आप अपनी जो यहाँ पे जो भी एक पक्ष है, अपना जो भी स्टैंड है, अगर उसको फ्लेक्सिबल नहीं करते हो और जो इंडस वाटर ट्रिटी है उसके वायलेशन के रिगार्डिंग आगे यहाँ पे बातचीत के माध्यम से आगे नहीं बढ़ते हो, तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि जब भारत का पार्टीशन हुआ 1947 में, तो काफ़ी सारी जो रिवर्स है ना, पंजाब से होके गुजर रही हैं और पहले इंडिया से होते हुए फिर वो पंजाब में जाएंगी। तो पाकिस्तान बेसिकली जो लोअर रिपेरियन स्टेट है, अगर इंडिया यहाँ पे वाटर शेयर नहीं करता है या जो भी इशू होंगे, तो पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर कैसे सर्वाइव करेगा। तो ये सब चीज़ें कंसर्न का इशू थी और इसीलिए वर्ल्ड बैंक की काफ़ी यहाँ पे एक तरह से मीडिएशन रहा। वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हमने 1960 में इंडस वाटर को शेयर करने को लेके ये ट्रिटी साइन की और यहाँ पे इंडिया ने कहा है कि आपके पास 90 डेज हैं, अगर आपने यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला तो हम इस इंडस वाटर ट्रिटी को चेंज कर देंगे, जो कि पिछले 62 ईयर्स में फर्स्ट टाइम होगा कोई चेंज यहाँ पे इस तरीके से। क्यों इंडिया ने यहाँ पे नोटिस इशू किया है ये देखेंगे। क्या अल्टीमेटम है, क्यों अल्टीमेटम दिया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इंडस वाटर ट्रिटी है क्या जो पाकिस्तान के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान क्यों यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर रहा है इंडिया के कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का। सो लेट्स डिस्कस दिस। आगे हम बढ़े उससे पहले एक अपडेट है, एनसीईआरटी के नए बैच कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटी बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट की जा रही है। 3 महीने का ये कोर्स है और इसकी फीस है 3999। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या इस टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूज द कोड RBLive टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनल गाइडेंस। शुरू करते हैं। इंडस वाटर ट्रिटी क्या है। जवाहरलाल नेहरू जी और अयूब खान के बीच में ये आपका साइन होता है सितंबर 1960 में, और यहाँ पे बहुत प्रयास रहे, इतना आसान नहीं था इसको साइन करना, लगभग 9 सालों का लगातार प्रयास रहा। फाइनली वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हमने इसको साइन किया। वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो ए पार्टी हियर। वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट है, अगर आप देखेंगे ये इंडस जो रिवर है उसका बेसिन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यू हैव दिस वन, और ये इतना एरिया जो है इंडस रिवर जो पूरा सिस्टम है उसकी जो रिवर्स है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं पानी यहाँ पे पहुँच रहा है। तो यहाँ पे जो 1960 में ट्रिटी साइन हुई उसमें यही था कि इंडस वाटर का जो रिवर है कैसे डिवाइड होगा इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में। पूरी जो ट्रिटी है इसमें लगभग 12 आर्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार इसको वापस से देख लीजिए, क्योंकि ये जो है रिवर इंडस है, फिर झेलम है, चेनाब है। तो ये जो 3 रिवर है इंडस, झेलम, चेनाब, इनको जो है वेस्टर्न रिवर्स कहा जाएगा। फाइन। और यहाँ पे हमारे पास है ब्यास, सतलज और रावी, ये जो 3 रिवर है इनको ईस्टर्न रिवर कहा जाएगा। तो यहाँ पे इस ट्रिटी में डिसाइड ये हुआ कि इंडिया के पास में अनरेस्ट्रिक्टेड जो है एक्सेस होगा, इंडिया बिना किसी रोक टोक के यूज कर सकता है किन रिवर्स का, जो ईस्टर्न रिवर्स है, जो सतलुज, ब्यास और रावी, ये जो तीनों रिवर हैं, इन तीनों रिवर के वाटर का इंडिया अपने मन चाहे जिस हिसाब से यूज कर सकता है। कोई उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई डैम बनाना, कुछ भी करना। जबकि जो वेस्टर्न रिवर है जिसमें इंडस, झेलम और चेनाब आ रही है, वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शन प्लेस किए गए। क्या ये रेस्ट्रिक्शन है, आप देखेंगे जैसे आप ये जो वेस्टर्न रिवर्स है उसमें लगभग 232 क्यूबिक किलोमीटर का एरिया आ रहा है। तो इंडिया यहाँ पे केवल 62 किलोमीटर जो क्यूबिक किलोमीटर है इसको यूज कर सकता है। बाकी जो 170 क्यूबिक किलोमीटर है ये पूरा रिजर्व्ड है पाकिस्तान के लिए। और जो ईस्टर्न रिवर है सतलुज, ब्यास, रावी, यहाँ पे तो हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस रहेगा। तो इस ट्रिटी के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान को एक अश्योरेंस हो गया कि हमारा जो पंजाब रीजन है जिसमें जो इंडस रिवर सिस्टम से जो पानी आ रहा है वो मिलता रहेगा, एग्रीकल्चर वहाँ चलता रहेगा। क्योंकि पंजाब रीजन जैसे इंडिया में पंजाब है, तो आप देखोगे बहुत बड़ा पंजाब का जो एरिया पार्टीशन से पहले वह पंजाब इंडिया में ही था, वो पाकिस्तान के पास गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर परस्पेक्टिव से। तो पाकिस्तान इस ट्रिटी के माध्यम से अनरेस्ट्रिक्टेड यूज करेगा
ऑल दोज वाटर्स ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स विच इंडिया इज अंडर ऑब्लिगेशन टू लेट फ्लो। तो इंडिया के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि ये जो रिवर्स हैं वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम, चेनाब, यहाँ पे आप बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के उस वाटर को फ्लो करने दोगे और पाकिस्तान तक पहुंचने दोगे। डेफिनेटली पाकिस्तान की एक लाइफलाइन है। इसी इंडस वाटर ट्रिटी की अगर हम बात करें, कुछ और प्रोविजन भी हैं इसके अंदर। एक प्रावधान है, एक तरह की हमने मैकेनिज्म बना दी, और वो मैकेनिज्म है परमानेंट इंडस कमीशन के रूप में। ये कमीशन क्या करेगा, कॉपरेशन करेगा दोनों देशों के बीच में, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा, है ना, रिवर वाटर यूज को लेके। अब इस इंडस वाटर ट्रिटी के अंदर काफी सारे प्रोसीजर्स मेंशन है, जैसा हमने देखा 12 आर्टिकल हैं। तो आप देखोगे इसके अंदर अगर कोई डिफरेंसेस होते हैं दोनों देशों के मध्य में, अगर कोई डिफरेंस है किसी चीज को लेके, तो ये एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। वर्ल्ड बैंक, जैसा मैंने कहा, वो भी पार्टी है, लेकिन वर्ल्ड बैंक यहाँ पे लिमिटेड उसका रोल है। तो अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग की जा रही है तो वर्ल्ड बैंक कहेगा कि ये न्यूट्रल एक्सपर्ट है, इनको अपॉइंट कर दो। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है दोनों के बीच में तो फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होगा, जहां पे पैनल बिठाया जाएगा, दोनों पार्टीज आएंगी, और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो ये होता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, जहां पे दोनों देशों को फिर मानना पड़ेगा। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट के अगर कुछ है इशू तो वहां पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की मांग की जा सकती है। उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक यहाँ पे बताएगा कि हाँ इस तरह से ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स होंगी। तो ये पूरा मैकेनिज्म इंडस वाटर ट्रिटी में है। अब दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्या है, डिस्प्यूट यहाँ पे आ रहा है, इंडिया जो है 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। एक है किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और एक है आपका रटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हैं। आप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो, ये किशनगंगा है, ये डॉट डॉट दिख रहा है, ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, और यहाँ पे किशनगंगा है जो कि आपकी बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो चेनाब, किशनगंगा वाला जो है झेलम की ट्रिब्यूटरी है किशनगंगा, उस पर बना हुआ है। नीचे जो रतल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये चेनाब पे आपका बना हुआ है, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही आपका आएगा। दोनों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बना रहा है इंडिया कह रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में क्या होता है, देखो हम देखते हैं कि पानी से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो पहले डैम बनाया जाता है ना, पानी इकट्ठा किया जाता है, फिर उस डैम के माध्यम से पानी ऊपर से गिर रहा है, टरबाइन घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। रन ऑफ द रिवर स्कीम में क्या होगा, पानी को जमा नहीं करने की जरूरत, स्टोरेज की जरूरत नहीं है या नहीं के बराबर है। तो यहाँ पे टनल बना के उसके माध्यम से इस तरह से कर रहे हैं, तो पानी को स्टोर नहीं करना पड़ेगा। रन ऑफ द रिवर स्कीम है तो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा कि इंडिया ने पानी रोक लिया, एकदम से छोड़ दिया, वो सब चीजें नहीं है। इसका फायदा क्या है इंडिया को बेनिफिट ये है, काफी सारी हाइड्रो पावर यहाँ पे जनरेट होगी, है ना, और वाटर के रिगार्डिंग भी वो बेनिफिट्स हैं। तो ये जो दोनों प्रोजेक्ट इंडिया यहाँ पे बना रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, यू हैव दिस एंड दैट, तो ये बन रहे हैं आपके झेलम और चेनाब पे। अभी हम पढ़ के आए हैं कि झेलम और चेनाब ये वेस्टर्न वाली जो रिवर्स है उसका पार्ट है, जिसके ऊपर पाकिस्तान को अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलना चाहिए। तो पाकिस्तान इसी को अपोज कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, आप ये दोनों प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, इसको हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ये गलत है, इसको आप ऐसा रोकिए। और इसी के लिए पाकिस्तान ने 2015 में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग उठा दी। पाकिस्तान ने कहा एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बिठाया जाए जो ये देखे कि हमारे जो टेक्निकल लेवल पे जो ऑब्जेक्शन है क्या वो सही है या नहीं है। फिर पाकिस्तान क्या करता है, अपनी ही मांग से बैक कर जाता है और कहता है अब न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं, अब यहाँ पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बैठाओ, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं है, अभी एक तरह का डिस्प्यूट हो गया है। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की ये मांग कर देता है, और इंडिया यहाँ पे कह रहा है बार बार कि इसमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की इस तरह से जरूरत नहीं है। तो इंडिया भी यहाँ पे क्या करता है, साथ ही साथ में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग उठाता है। फाइन, इंडिया की तरफ से भी न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग उठाई गई। बीच में 2016 के आसपास इसको वर्ल्ड बैंक की तरफ से शांत कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान लगातार यहाँ पे फोर्स कर रहा है कि यहाँ पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आप करिए। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, अभी रिसेंटली यहाँ पे दोनों की मांगे मांग ली कि इंडिया की तरफ से न्यूट्रल एक्सपर्ट है तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट कर दो, और ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की डिमांड कर रहा है पाकिस्तान, तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए भी इसने हाँ कर दिया। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली क्या किया है, अक्टूबर 2022 में ही इनिशिएटेड एक्शन ऑन बोथ न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, दोनों प्रोसेस पे एक साथ यहाँ पे इनिशिएशन शुरू कर दिया। अब दिक्कत क्या आ रही है, दो यहाँ पे वायलेशन बन रहे हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक ने जो दोनों ये प्रोसेस स्टार्ट किए हैं, एक तो पहली चीज है कि इंडस वाटर ट्रिटी में ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं कि एक कोई इशू होगा उस पर 2 प्रोसेस एक साथ चल सकते हैं, ऐसा कोई प्रोविजन इंडस वाटर ट्रिटी में लिखा हुआ नहीं है। तो दोनों प्रोसेस एक साथ नहीं चल सकते, या तो न्यूट्रल एक्सपर्ट ही डिसाइड करेंगे या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ही चलेगा, जबकि वर्ल्ड बैंक ने दोनों को एक साथ कर दिया। पहली ये चीज है। दूसरा, यहाँ पे जो
पाकिस्तान है ये वायलेशन में आ रहा है, इसने इंडस वाटर ट्रीटी के जो प्रोविजन है उसको वायलेशन किया है, उसका उल्लंघन किया है। कैसे किया है? देखो, पहले क्या कह रहा था पाकिस्तान की, हम जो है न्यूट्रल एक्सपर्ट करके आएंगे, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग को इसने लाया, फिर यूनिलैटरली बिना इंडिया को इस तरह से कॉन्फिडेंस में लिए यूनिलैटरली खुद ही उस मांग को विड्रॉ कर लिया और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए चला गया। तो यहाँ पे आप देखोगे यूनिलैटरल जो एक्शन है, पाकिस्तान ने अपने मन मर्जी से ये जो एक्शन लिया, ये क्या है? उल्लंघन है। जो भी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर है उसके वो आपका आर्टिकल 9 में मेंशन है, तो उसका ये उल्लंघन है। तो इंडिया कह रहा है आपने ये ट्रीटी जो है इसका वायलेशन किया है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, आप देखोगे कि लगभग काफी सारे यहाँ पे प्रयास हुए। यू हैव 2017 से लेके 2022 तक, पिछले लगभग 5 से 6 सालों के अंदर लगातार प्रयास हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि इस इशू को डिस्कस कर लेते हैं। परमानेंट जो इंडस कमीशन बना हुआ है, जो मैकेनिज्म है यहाँ पे डिस्कशन से मामला पूरा इसको हटाओ, लेकिन पाकिस्तान अड़ा हुआ है ना, अपनी पोजीशन पे अड़ा हुआ है, वो बातचीत के माध्यम से इसको नहीं सुलझाना चाह रहा है। तो इसलिए इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के जो एक्शन है उसने हमें फोर्स कर दिया, हमें मजबूर कर दिया कि इस तरीके से हम ये जो नोटिस है पाकिस्तान को दें और इंडस वाटर ट्रीटी को चेंज करें। तो यहां पे क्या होगा? अगर पाकिस्तान 90 डेज के अंदर एक्शन नहीं लेता है, इसके माध्यम से दोनों की जो गवर्नमेंट है साथ में बैठे, जो कमीशन के जो अधिकारी हैं वो साथ बैठे और इस इशू को सॉल्व करें। अगर 90 डेज के अंदर ये मैटर इस तरीके से रेक्टिफाई नहीं होता है तो फिर इंडस वाटर ट्रीटी को जो है इंडिया यहाँ पे चेंज कर सकता है। तो उसके रिगार्डिंग इंडिया ने यहाँ पे कहा है कि आपने ये वायलेशन किया है ट्रीटी के प्रोविजंस का, और इसीलिए जो इसका आर्टिकल 12 है जिसके अंदर ये प्रावधान है, तो उसी के अंतर्गत हमने आपको ये नोटिस इशू किया है। और इस नोटिस के अंतर्गत आपको 90 डेज का समय दिया जा रहा है। अगर आप उसके अंदर इस तरह से एक्ट नहीं करते हो तो डेफिनेटली हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए आगे जाएंगे। एक और चैप्टर ऐड करने की मांग की गई है कि इंडस वाटर ट्रीटी को 62 साल 62 ईयर्स हो गए हैं, तो क्या हमने सीखा उसके रिगार्डिंग वो प्रोविजंस में इसमें ऐड होंगे। सो दिस वाज द होल इशू रिगार्डिंग दिस इंडस वाटर ट्रीटी। इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक रिवर वाटर का जो डिस्प्यूट है इंपॉर्टेंट है बायलैटरल रिलेशन के हिसाब से। सेशन का जो पीडीएफ है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, इसको नाम डाल के आप सर्च कर लीजिएगा। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी के साथ आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। दिस इज अ काइंड ऑफ 1 पॉइंट सॉल्यूशन जहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस लेक्चर्स का है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस सेशंस, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, ये सभी चीज़ें एक ही बार फीस देने में आपको मिल जाती हैं। अभी आपके 20% डिस्काउंट चल रहे हैं, कल लास्ट डे है 20% डिस्काउंट अवेल करने का। यूज द कोड RBLIVE टू गेट दीज ह्यूज डिस्काउंट्स एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ अनअकैडमी सक्सेस स्टोरी हियर। नए बैच आज ही से शुरू हुए हैं, यहाँ पे एनरोल करके सिलेबस पूरा कर सकते हो। ऑफलाइन बैच ओल्ड राजेंद्र नगर में स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। 0% EMI ऑप्शन मिलता है इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।